अब देखिए बच्चों, मैं आपको अगला पेपर जो भी, ये भी 2023 का है, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड के पेपर है 2023 का। एक पेपर मैं पूरा साल करा चुका हूँ, अगला पेपर आप देखिए, इसका कोड है 822 DY। अब इसका पहला बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने है, देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न आप देखिए, इसमें दिया हुआ है ये प्रश्न, ये देखिए 20 प्रश्न आपके बहुविकल्पी पे रहते हैं। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। इन द फॉलोइंग नंबर्स द रेशनल नंबर इज। देखिए परिमेय संख्या क्या है। अभी आपके जो है, आपने अगर संख्या पद्धति पढ़ा होगा तो उसको आसानी से बता सकते हैं। देखिए पहला आपका पहला है √9, √3, √G। अब परिमेय संख्या आपको पता है कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे पहला है √9। अब आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1, √9 देखिए, √9 का मान 3 होगा, और 3 क्या है, ये परिमेय है। क्या ये परिमेय संख्या है। तो ये आपको पहले प्रश्न का आपका A विकल्प सही है। क्या A विकल्प सही है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण x + y = 10 और x - y = 4। अब इसको आप देखिए, अब इसको अगर आप हल करेंगे, देखिए यहाँ पे यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि किसी भी प्रश्न को हल करने की जो है एक लघु विधि होती है और एक आपकी दीर्घ विधि होती है। लघु विधि का मतलब ये हुआ कि उस प्रश्न को आप शीघ्रातिशीघ्र जल्दी से जल्दी कितना समय में कर सकते हैं। चूँकि बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर का है, इसका आपको OMR शीट में उत्तर देना है, आपको इसको हल करके नहीं दिखाना है। तो अब आपको इसका उत्तर आप कैसे देखेंगे, इसको आप आसान से देख लीजिए। जैसे इसमें आपको विकल्प हैं, ये ऐसे प्रश्न आपको विकल्पों से देखना है। जैसे इसमें आप देखिए x 5 दिया, y 2 दिया है। अब अगर 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 आएगा, अर्थात ये आपका उत्तर नहीं होगा, a को आप हटाइए। फिर आप b पे चलिए, b में यह x का मान 7 है, y का 3 है, तो 7 और 3 कितना होता है 10, ठीक है, और 7 में से 3 घटाया 4, विकल्प B सही है। अब आपको इसके आगे C और D आपको खोजना नहीं है, समझ लीजिए। तो आपका दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आया वो B आया। ध्यान दीजिए, यहाँ समय की बहुत कमी रहती है। समय आप जितना बचा लेंगे गणित में, वही आपको जो लंबे क्वेश्चन है उसमें काम देगा। तो यहाँ x = 7 और y = 3, ये आपका उत्तर है। तो विकल्प आपका यहाँ भी सही है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, इसको आपको इसमें कौन सी विधि लगानी है, वो अगर ये उसमें देगा हल करने वाले में, तब आपको करना है, बाकी इसको आपको नहीं करना। अब अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, इसमें है बिंदु 5, 9 को y अक्ष से दूरी क्या है। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, उत्तर तो इसका आसान है, लेकिन ये कंसेप्ट, इसका प्रयोग कैसे करेंगे तो आपको मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी। अब यहाँ पे क्या है, बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी। तो अब आप, ये निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न है, तो आपको निर्देशांक के बारे में बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है, एक y अक्ष होता है। तो जो क्षैतिज अक्ष है, क्षैतिज का मतलब जो पृथ्वी के समानांतर होता है,
इसको हम सदैव कहते हैं x अक्ष, और एक इस पे जो 90 डिग्री लंबवत जाता है उसको हम कहते हैं y अक्ष। ये आपका ये x अक्ष है पूरा ये, और ये y अक्ष। अब इसमें इधर इसको जो जहाँ ये दोनों मिलते हैं इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है 0 0 होता है। अब इधर से ये धनात्मक x अक्ष होता है, इधर से ये ऋणात्मक x अक्ष, इसके ऊपर धनात्मक y, इसके ऊपर ऋणात्मक y। अब इसमें जो हम किसी भी बिंदु को अगर निर्देशित करते हैं, किसी बिंदु को लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कोष्टक में x, y। x का मतलब ये x निर्देशांक को निर्देशित कर रहा है, y आपको y निर्देशांक को बता रहा है। इसको हम भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिया हुआ है कि बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी क्या है। अब देखिए, तो 5 9 अगर हमने लिया, अब देखिए ये दोनों ही धन धन है। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें दोनों पहले इसमें धन और धन होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो बिंदु होगा ये पहले चतुर्थांश में होगा, और आप इसको बनाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 5 यहाँ पे आगे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पे, और 9 आप यहाँ ऊपर चलेंगे तो आपका बिंदु यहाँ कहीं होगा, मान लीजिए, जिसका निर्देशांक क्या है 5 9। ये स्थिति होगी। अर्थात 5 और 9 जो बिंदु है वो ये कह रहा है कि इस बिंदु की जो 5 9 की जो x अक्ष से दूरी है वो ये है, और y अक्ष से ये। अर्थात अगर इस बिंदु की पूछे कि y अक्ष से दूरी क्या है, अर्थात इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। और ये दूरी क्या है, यहाँ देखिए, ये आपका ये है, यहाँ से यहाँ तक ये 5 है, और ये आपका 9 है। ये क्या है, ये 5 है और ये 9 है। अब यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी क्या है, तो बिंदु 5 9 की y अक्ष से दूरी क्या होगी, 5 होगी। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप, उत्तर आप आ जाएगा 5 मात्रक। क्या आ जाएगा, 5 मात्रक। और इसमें जो विकल्प सही रहेगा आप उसको दे देंगे। तो इसमें विकल्प आपको सी इसका सही है। अब यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब आप इसकी जो शॉर्ट विधि है आपको ये देखना है। बिंदु ऐसे लिखा है तो ये सदैव जो पहले लिखा रहता है x निर्देशांक होता है, y निर्देशांक होता है। अब अगर किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बताए तो आपको देखना है कि उसका x निर्देशांक क्या है, 5। और अगर इसी प्रश्न को बदल करके इसमें यह कह देता, अगर इसी को बदल करके यहाँ पे प्रश्न हमारा आता कि बिंदु 5 9 की x अक्ष से दूरी क्या है, तो आपका उत्तर क्या होता, तो उत्तर आपका यहाँ बदल जाता, उत्तर आपका क्या हो जाता, 9 मात्रक। तो सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, बाकी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है कि अगर बिंदु कोई भी है उसकी x अक्ष से दूरी देखना है तो मतलब y निर्देशांक, और अगर y अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो x निर्देशांक, बस इतना है। अब धन ऋण में जो रहेगा आपको, अब चूंकि दूरी का बात है तो उसको आप धनात्मक लेंगे, बस ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अब अगला प्रश्न देखिए आप, अगला प्रश्न, इस प्रश्न के बारे में हम समझ रहे हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, जैसे ये, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर हो तो उसके कर्ण की लंबाई है। अब इस प्रश्न को मैं बता रहा हूँ, देखिए क्या है, समझा दूंगा, बहुत जल्दी से आ जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसकी जरूरत नहीं है आपको। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो देखिए पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुजों के बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं।
फिर इसमें कहा गया है कि समद्विबाहु समकोण। तो समकोण का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री हो। फिर उसके बाद कहा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं उसकी बराबर हों। यहाँ तीन भुजा है, अगर इसको मैं मानता हूँ ए, इसको बी, इसको सी, तो आपकी तीन भुजाएं, एक ए बी है, एक बी सी है और एक ए सी। अब यहाँ पे कहा गया समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब ये हुआ कि इसकी दो भुजाएं बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि कभी कभी जो समकोण में जो 90 के सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। और जो कर्ण होता है वो सदैव इन दोनों भुजाओं से बड़ा होगा, ये पक्का मान लीजिए आप। इसकी थ्योरम भी है, प्रमेय भी है, लेकिन आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि कर्ण जो है सदैव इन दोनों भुजाओं से बराबर होगा। तो अगर इन्होंने कहा समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, तो अब बराबर के मामले में ये भुजा इसके बराबर होगी, अर्थात आपका ए बी बराबर बी सी होगा, बाकी इससे मतलब नहीं होगा, ये सदैव बड़ी होगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा, तो ये भुजा आप मान लीजिए 5√2 है और ये आपकी 5√2, इसको आप नहीं मानेंगे। अब इसका कर्ण पूछ रहे हैं, तो आपके पास एक पाइथागोरस प्रमेय हुआ करती थी, याद करिएगा आप। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, स्क्वायर ऑफ कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग अधन आधार का वर्ग, अर्थात लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब यहाँ लंब भी देखें तो इसका मान 5√2 का वर्ग, अधन कर्ण का देखें तो 5√2 का वर्ग ही है। अब इसका वर्ग करिए तो वर्ग का मतलब 5 का वर्ग 25 और 2 का √2 का वर्ग। आपको पता है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई चीज़ है और उसको आपने वर्ग किया तो वर्ग हट जाता है, एक्स आ गया। तो यहाँ आ गया 2 धन, इसका मान क्या आ जाएगा 25 गुणित 2, तो ये आ गया 25 दूना 50 अधन 50 बराबर 100 आ गया। क्या आ गया? 100 आ गया। ये कर्ण का वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, कर्ण का वर्ग कितना आया 100। तो इसलिए कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा √100 बराबर 10। अच्छा, अब इसकी मात्रा क्या होगी, चूंकि यहाँ दिया हुआ है 5√2 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है, ये आपका सेंटीमीटर में ये भी है और ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये कर्ण का मान भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब इसमें आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से पहला विकल्प आपका सही है। अब देखिए, इतना लॉन्ग विधि हमने बताया है, इस विधि को आपको कदापि करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको इसमें सिर्फ ABCD का उत्तर देना है। तो आप एग्जाम में अगर ये प्रश्न आता है तो सिर्फ इसका वर्ग और धन इसका वर्ग कर दीजिएगा, जो आएगा उसका वर्गमूल ले लीजिएगा। इतना आपको काम करना है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और उसका आप वर्गमूल ले लेंगे, वही आपका उत्तर आ जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 देखिए आपके सामने है, साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान। साइन स्क्वायर 18 माइनस कास स्क्वायर 72 का मान, देखिए क्या है। क्वेश्चन संख्या साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर, ये देखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बता चुके हैं पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब 18 का पूरक क्या होगा, 18 का पूरक होगा 90 माइनस 18 अर्थात 72 डिग्री, और 72 का पूरक क्या होता है 90 माइनस 72 अर्थात 18 डिग्री।
और पूरक कोणों पे उनके मान बराबर होते हैं। साइन का मान कॉस के, टैन का मान कॉट के और कॉट का मान सेक के। अब यहाँ पे हम साइन 18 डिग्री की जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कॉस 90 माइनस 18 या कॉस 72। कहने का मतलब साइन 18 का वही मान होगा जो कॉस 72 का होगा। साइन 18 का वही मान होगा जो कॉस 72 का होगा। या आप कहें साइन स्क्वायर 18 का मान वही होगा जो कॉस स्क्वायर 72 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 का मान हो गया कॉस स्क्वायर 72 माइनस कॉस स्क्वायर 72। अब ये कट के क्या हो गया 0। यही आपका उत्तर है। अब इसमें विकल्प आपका कौन सा है बी। तो विकल्प बी आपका सही है। तो इतने प्रश्न इनको आप देख लीजिए, इसके आगे फिर मैं बताऊंगा। धन्यवाद।